सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ विजय। दोस्तों, क्लास 9th का आप चैप्टर सीरीज देख रहे हैं। 9th क्लास में आप चैप्टर 4 देखेंगे आज, और चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड द कॉलोनियलिज्म। वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट है। इस ई पाठशाला के अंदर आप क्लास 9th की पूरी तरीके से हिस्ट्री की सीरीज देखते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमने 9th क्लास की प्रिपरेशन करनी है। अगर आप सभी लोग 9th क्लास की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सही वीडियो लेक्चर सीरीज पे आ चुके हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि ये चैप्टर है क्या। दोस्तों, अगर आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ईपी फैमिली पे, तो आप सभी लोगों को नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं यहाँ पे। तो नोट्स के लिए आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं, और साथ में हमारे साथ आप लोग इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप लोगों को जो भी कोई भी क्वेरीज पूछनी होती है तो आप लोग वहाँ पे भी हमारे से बातचीत कर सकते हैं। इस पूरे चैप्टर को अगर मैं निचोड़ में बताने की कोशिश करूँ तो मैं टॉपिक पे नहीं जा रहा हूँ, क्लास 9th के इस चैप्टर के अंदर ये समझाने की कोशिश करी गई है फॉरेस्ट सोसाइटी के बारे में। फॉरेस्ट सोसाइटी बोले तो जंगलों से संबंधित सारी चीज़ें। इसमें ये समझाने की कोशिश करी गई है भारत और साथ में इंडोनेशिया का कंपैरिजन करते हुए। ये बताया गया है कि किस तरीके से जंगल जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उन पे डिपेंडेंट जो लोग थे वो, और साथ में भारत में किस तरीके से अंग्रेज आते हैं। जब भारत में अंग्रेज आते हैं तो उसके बाद हमें समझ में आता है कि किस तरीके से भारत में जो लोग जंगलों के ऊपर आश्रित लोग थे, डिपेंडेंट लोग थे, उनकी लाइफ कैसे ख़राब होती है। और जब अंग्रेज लोग नहीं थे तो जंगलवासी जंगलों को किन नज़रियों से देखने की कोशिश करते हैं। ये था इंडिया के बारे में। ब्रिटेन के लोगों ने किस तरीके से जंगलवासियों के लोगों का जीवन तहस नहस किया, और उसके साथ साथ एक कंपैरिजन आपको चैप्टर के एंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मिलेगा कि उन्होंने किस तरीके से इंडोनेशिया के अंदर जो वहाँ के जंगल थे उनके साथ किस तरीके से बुरा करा। मतलब कि ऑल एंड ऑल अगर शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो फॉरेस्ट सोसाइटी चैप्टर आपको समझाने की कोशिश करता है कि ब्रिटेन के लोगों ने किस तरीके से भारत को गुलाम बनाया, और उन लोगों ने एग्रीकल्चर के साथ में फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग थे उनसे भी पैसा वसूलने का सिस्टम कैसे बनाया, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर सीरीज जो पहला है उसमें हम समझेंगे डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, वनों की कटाई से संबंधित चीज़ें, क्योंकि ऑफ कोर्स चैप्टर फॉरेस्ट बेस्ड है तो आपको वनों की कटाई से संबंधित चीज़ें समझ में आनी चाहिए। दूसरा, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, भूमि में सुधार किया जाना चाहिए, ये अंग्रेजों का मानना था, तो उसमें समझेंगे क्या है। दूसरा, स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स, ये स्लीपर्स क्या होते हैं हम ये भी समझेंगे। एंड देन उसके बाद लास्ट में प्लांटेशन, यानी कि जो 1 पॉइंट की पूरी सीरीज थी उसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर को मैंने आपको समझा दिया है कि चैप्टर के अंदर मेन कॉन्सेप्ट क्या बताने की कोशिश करी गई है। पूरा आप निचोड़ निकालेंगे तो यही है, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि हमें डिटेल में समझना होता है तो इसलिए हम डिटेल्ड में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है। इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि किस तरीके से 1700 से लेके 1995 के बीच में अगर हम देखें तो 13.9 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग इतना बड़ा इलाका इंडस्ट्रियलाइजेशन से संबंधित था, और उसके बाद लगभग फॉरेस्ट का इलाका पूरे इंडिया वर्ल्ड के अंदर जो फॉरेस्ट का एरिया था वो 9.3% हो चुका था। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ज़्यादातर इलाका बाद में इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, कल्टीवेशन के लिए, पैस्चरस लैंड के लिए, फ्यूल वुड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि कुल विश्व वन क्षेत्र का 93% औद्योगिक उपयोग, खेती, चारागाह और ईंधन की लकड़ियों के लिए साफ किया गया। यहाँ पर पहले कुछ और परसेंटेज था, बाद में कुछ और परसेंटेज हो गया। आपको परसेंटेज में नहीं जाना है, आपको जब आप आंसर लिख भी रहे होगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से क्या परसेंटेज पेपर में लिखा जाएगा। बस आप इतना ज़रूर याद रखिएगा कि चैप्टर के इंट्रोडक्शन में यही समझाने की कोशिश करा गया है कि किस तरीके से अंग्रेज़ों के आने से पहले कितना इलाका फॉरेस्ट का यूज़ करा जा रहा था, उन्हें माना कि कम किया जा रहा था, लेकिन अंग्रेज़ों के आते ही, जैसे ही अंग्रेज आते हैं तो मोस्टली हिस्सा इंडस्ट्रीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और दूसरी और चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाने लग गया था, जंगलों को हटा के। इतना आपने याद रखना है।
ओके, तो ये थोड़ा सा डेटा है, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी गई है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हिस्सों में। पूरे भारत में वैसे छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा आपको वनों का इलाका देखने को मिलेगा। वन ऑफ कोर्स यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी पूरी। तो अब हम जानेंगे कि डिफॉरेस्टेशन हुआ क्यों। मतलब कहने का मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है। वैसे तो आप लोग 9th क्लास में नॉर्मल सा आप सभी लोगों को पता होगा, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की अंधाधुंध कटाई का होना। यानी कि जब फॉरेस्ट के अंदर से जो वन होते हैं वो डिसअपेयर हो जाए, उसे डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। कहने का मतलब जब आप देखेंगे फॉरेस्ट को पूरी तरीके से विलुप्त कर दिया जा रहा है, उनको नष्ट कर दिया जा रहा है, उनकी कटाई की जा रही है, तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहा गया। अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर डिफॉरेस्टेशन की शुरुआत आज से नहीं चालू हुई है, कई टाइम पीरियड पहले से इंडिया में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अंग्रेजों से लेके अगर आप पिछले उनसे 1500 साल पीछे जाएं तो भी डिफॉरेस्टेशन होता था। लेकिन अंग्रेजों ने, क्योंकि चैप्टर बेस्ड है अंग्रेजों पे, तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि अंग्रेजों के आते ही 1880-60 के टाइम पीरियड में बहुत तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन हुआ, और जो भी आपके फॉरेस्ट वाली प्लेसेस थी उनको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करा गया। कारण सिंपल सा था, क्योंकि पैसा कमाना था अंग्रेज लोगों को। अब वनों की कटाई के बहुत सारे कारण आपकी एनसीईआरटी बताती है, और आप चाहें तो इंग्लिश के एग्ज़ाम के अंदर अगर आपका आर्टिकल आए तो आप लोग इसको डिफॉरेस्टेशन को बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हो। अब डिफॉरेस्टेशन क्या है समझते हैं। डिफॉरेस्टेशन सबसे पहले तो आपको बता ही दिया मैंने, पर कॉज समझते हैं। कॉज में हमने देखा कि एग्रीकल्चर ट्राइबल्स जितने भी थे वो एक डिफॉरेस्टेशन का कारण बने। यानी कि जो लोग जंगलों के ऊपर आश्रित थे वो अंग्रेजों को टैक्स नहीं देते थे, और ना देने का कारण सिंपल सा ये था कि वहाँ से कुछ चीज़ ऐसी प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रही है कि अंग्रेज लोग पैसा कमा सके। सो दैट इज़ वाई एक कारण ये। दूसरा फार्मिंग। फार्मिंग बोले तो खेती। खेती एक ऐसा जरिया था जिससे अंग्रेजों को बहुत बड़ी मात्रा के अंदर पैसा मिलेगा। अब जब पैसा मिलेगा अंग्रेजों को, तो फिर आप नोटिस करेंगे कि फार्मिंग तो वो करवाएंगे ही करवाएंगे। रेलवेज बिछी, तो ऑफ कोर्स स्लीपर्स की ज़रूरत थी जो रेलवे की पटरी के नीचे लगते हैं। आजकल तो आपको पता है सीमेंटेड लगते हैं, पर पुराने ज़माने में लोहे के होते थे। उससे पुराने ज़माने में लकड़ी के होने चालू हो गए, और इसीलिए लकड़ी को बहुत बड़ी मात्रा में काटा गया। टी एंड कॉफ़ी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अंग्रेज़ों के लिए, व्यापार में कैश क्रॉप यही थी, इसीलिए टी एंड कॉफ़ी का भी कारण था डिफॉरेस्टेशन का। और फिर एक आ जाता है शिप्स। शिप्स तो मैंने एक्स्ट्रा में डाल दिया है, लेकिन ऑफ कोर्स ये कारण आप बोल सकते हैं कि शिप्स लकड़ियों की बनती है ना, तो जितनी बड़ी बड़ी शिप्स बनेंगी उनके लिए लकड़ चाहिए, तो वो भारत से ही इंपोर्ट करी जा रही है। और कमर्शियल एक्टिविटीज़ में तो सारी जगहों पर लकड़ का इस्तेमाल होता ही है। आपके घर के फर्नीचर सारे के सारे लकड़ियों के बने हुए हैं, सो इट मीन्स दैट वहाँ पे लकड़ इस्तेमाल हो रही है। तो ये सारे कारण आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप नोटिस करेंगे कि कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेडेशन मतलब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और डिफॉरेस्टेशन के सारे कारण हो सकते हैं। आप इसको कहीं पे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एनसीईआरटी में इतनी चीज़ें मेंशन नहीं करी होती, दैट इज़ वाई आप ई पाठशाला के चैनल पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, बस और कुछ नहीं है। अगर आप आगे पढ़ने की कोशिश करें 1.1 को, तो लिखा हुआ है लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, भूमि में सुधार किया जाना चाहिए। मतलब सिंपल सा मकसद था अंग्रेजों का कि एग्रीकल्चर को एक्सपेंशन करना, कृषि की व्यवस्थाओं को बढ़ाना। तो आप देखोगे कि उन्होंने कारण दिया कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिमांड फूड का बढ़ता जा रहा है, इसीलिए सभी किसानों को अंग्रेजों ने जैसी भारत के अंदर कैप्चर करते हैं, वो बंगाल का, उसके बाद महाराष्ट्र का, मद्रास का, बॉम्बे का, ऐसे प्लेसेस को जब वो कन्वर्ट करते हैं एग्रीकल्चर लैंड में, तो किसानों को ज़मीनें दी जाती है। और ड्यूरेशन कहा जाता है कि कॉलोनियल पीरियड के अंदर कल्टीवेशन लैंड इतना ज़्यादा बढ़ाया गया, जिसकी वजह से आप नोटिस करेंगे कि कहीं ना कहीं पूरे के पूरे जंगल साफ होते जा रहे हैं। तो बनाने वाले ने क्या खूब पिक्चर बनाया है एनसीईआरटी में, और ये मुझे याद दिला देता है किसी हॉलीवुड मूवी का सीन। आई थिंक उस सीन में भी दिखाया गया था कि ऐसे स्पीशीज सारे के सारे निकल रहे हैं, और ऑफ कोर्स जंगल कटेगा तो जंगल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनकी लाइफ 200% इम्पैक्ट होगी ही होगी, है ना, बिल्कुल है, नॉर्मल है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि कल्टीवेशन एक्सटेंड रैपिडली बेस्ड ऑन 2 रीजन। मतलब कि नंबर 1 पॉपुलेशन बढ़ रही है, नंबर 2 पॉपुलेशन बढ़ रही है तो खाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन एक कारण बना।
उसके बाद ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर एक्सपेंड जब करा तो कोशिश यही करी कि किसानों से कहा जाए कि आप वही चीज़ें उगाइए जिससे ज़्यादा फ़ायदा हो सके, जिनको आगे जाके आप लोग यूरोप की मार्केट के अंदर सेल कर दो। मतलब अंग्रेज़ों ने एग्रीकल्चर प्रमोट भी उन चीज़ों का करवाया जिनको यूरोप की मार्केट के अंदर सेल किया जा सकता था, यानी कि शुगर, जूट, कॉटन और गेहूँ यानी कि वीट। तो 19वीं सेंचुरी के अंदर फूड क्रॉप्स बढ़ गया था यूरोप के अंदर। रिजल्ट ये हुआ कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। यानी कि अगर आप थोड़ा सा डेटा में जाएं तो आप देखेंगे, मैंने डेटा यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 के अंदर, बंगाल कैप्चर हुआ, और 1857 के अंदर जब रिवॉल्ट हुआ मंगल पांडे वाला तो पूरा भारत फिर इनके अंडर में आ चुका था। और इसी वजह से एक डेटा आपके एनसीईआरटी के अंदर क्लास 9th में लिखा हुआ है कि अंग्रेजों ने लगभग 6.7 मिलियन हेक्टेयर, जनसंख्या नहीं बता रहा हूँ मैं, इलाका बता रहा हूँ, 3.82 आई थिंक स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में पूरा का पूरा भारत का इलाका फैलता है। तो उसमें से अगर आप देखो तो 6.7 मिलियन हेक्टेयर का जो ज़मीन है वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर दिया गया लगभग 1880 से लेकर 920 के टाइम पीरियड में। तो आप देख सकते हो जनसंख्या एक बहाना है, पेड़ पौधों को काटना है, फॉरेस्ट का इलाका कन्वर्ट करके ऑफकोर्स क्या कहते हैं एग्रीकल्चर लैंड बनाना है। और एग्रीकल्चर लैंड बनाने के बाद आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे अंग्रेजों को पैसा ही पैसा होगा। यहाँ पे उन लोगों ने क्या कर दिया, इन लोगों ने ये चीज़ें स्टार्ट कर दी। एक कारण स्लीपर्स बोला जाता है। स्लीपर्स के लिए मैं कारण बता सकता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कि बिहार के अंदर आयरन ओर पैदा होता है और उसको ले जाके उनको बॉम्बे के शिप में उसको लोड करना है, तो आप नोटिस करेंगे कि इतना दूर का प्लेटफॉर्म पे ऑफ कोर्स रेलवेज बिछानी ज़रूरी है। रेलवेज ट्रैक लकड़ियों के हो सकते थे, लेकिन नीचे 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 यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स लोहे के हो सकते हैं। सॉरी, मैं फ्लो में कुछ भी बोल रहा हूँ। रेलवे ट्रैक्स पूरी तरीके से लोहे के हो सकते हैं, बट उसके नीचे जो कब्जे होते हैं जिसपे वो रेलवे ट्रैक कसा जाता है वो पूरी तरीके से लकड़ का बनाया जाता था। और जब लकड़ का बनाया जा रहा है तो ऑफ कोर्स आप देखोगे कि ये कारण था रेलवे निर्माण, जिसकी वजह से स्लीपर्स की ज़रूरत पड़ रही थी। तो इसलिए रेलवेज इनिशियल था कॉलोनियल पीरियड में ट्रेड के लिए, एक सामान दूसरे प्लेस पे जाएगा तो ऑफ कोर्स हमें ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जस्ट सर्च करिए कि भारत में सबसे पहले रेलवे कहाँ बिछाई गई, कहाँ चली सबसे पहले। वो आपके लिए जीके की नॉलेज है, जानना ज़रूरी है। और ऑफ कोर्स इसकी वजह से इंपीरियल रूल की वजह से आप देख सकते हैं कि मूवमेंट बड़ी तेज़ी से बढ़ा। अंग्रेज लोग ये दिखाने की कोशिश करें कि कहाँ कहाँ से वो रॉ मटेरियल को उठा सकते हैं। तो रेलवेज लाइन्स व स्लीपर्स वर इनिशियल टू होल्ड द ट्रैक टुगेदर। सेम वही चीज़ कि रेलवे लाइन के लिए ट्रैक को टुगेदर एक साथ रखने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती थी। दैट इज़ वही चीज़ें हैं। 1960 में रेलवे नेटवर्क बहुत तेज़ी से बढ़ा, जैसा मैंने कहा 1990 तक आते आते 26,000 लगभग, मतलब 25,500 तो लिखा हुआ है। 1946 तक आगे 7,65,000 किलोमीटर। और प्रेजेंट टाइम पे 2022 में ये डेटा तो कितना चला गया तो आप ये कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। तो ये तो नॉर्मल है। तो ये इलाका बढ़ेगा। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया फॉरेस्ट काटिए, और फॉरेस्ट को दिया गया छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को, ताकि वो, अब देखो जो फॉरेस्ट कटेगा, फॉरेस्ट कटने के बाद आप नोटिस करोगे जंगल के अंदर जो आदिवासी लोग रह रहे हैं, ट्राइबल्स रह रहे हैं इंडिया के अंदर, कितने ट्राइबल्स है। रैंडमली मैं संथालों की कहानी तो 12th क्लास में बच्चों को पढ़ा ही चुका हूँ। मैं पहाड़िया ग्रुप के बारे में पढ़ा चुका हूँ। मैं दुर्वाज, भालवाज, ये सब आप 9th क्लास में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। 10th क्लास के अंदर मैंने और भी हिस्ट्री बताई हुई है, उसमें दिखाने की कोशिश करी है किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने और बुरा करा है। तो सब कुछ यही है, नॉर्मल समझिए। एनसीईआरटी की बुक में थोड़ी सी पिक्चर समझाई गई है, ट्रक जिसमें इन स्लीपर्स को लोड करके ले जाया जाता है। और ऑफ कोर्स प्लांटेशन एक लास्ट कारण बताया जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि अंग्रेज लोगों को टेम्परेचर जो था वो पसंद नहीं था। राजस्थान का, साउथ का गर्म प्लेस था, वो ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, टेम्परेचर वैसा ही है, इसलिए कोशिश करते हैं कि वो लोग हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम की साइड में जाके रहे। तो ऑफ कोर्स वहाँ पे इन लोगों ने प्लांटेशन की शुरुआत करी। इसे बगानी, जैसे आप बगानी आपको पता ही है, रोपण कृषि बोला जाता है इसको, प्लांटेशन क्रॉप्स को। तो ब्रिटिशर्स ने लार्ज प्लांटेशन में टी और कॉफ़ी और रबड़ को शुरुआत करी, और ये भी बड़ी मात्रा में यूरोप की कंट्री के अंदर बेचा गया। तो इसीलिए बहुत बड़े बड़े इलाके को लीज पे दिया गया ज़मींदारों को, किसानों को, और उनसे कहा गया कि आप यहाँ पे उगाइए।
इवन 11th क्लास की ज्योग्राफी में, 12th क्लास की ज्योग्राफी में ये भी समझाने की कोशिश करी गई है कि किस तरीके से इन लोगों ने पूरे के पूरे क्या कहते हैं ट्रैक, मतलब पूरे के पूरे बिहार के, उत्तर प्रदेश के किसानों को उठा के असम पे कॉन्ट्रैक्ट पे एक एक्ट के तहत लेके आते थे और उनको यहाँ पे टी और कॉफ़ी और रबड़ की खेती में लगवा दिया करते थे। तो बहुत कुछ है जानने के लिए, हिस्ट्री तो इतनी अनंत है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, लेकिन मेन बात है कि आपको समझ में आना चाहिए। ईपी फैमिली आप सभी के लिए नोट्स प्रोवाइड करवाती है, ज्वाइन ज़रूर करिएगा। क्लास 9 की हिस्ट्री ई पाठशाला के साथ करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा। मेरा नाम विजय है, आप ई पाठशाला चैनल पे लेक्चर सीरीज देख रहे थे। वीडियो का लेक्चर सीरीज सेकंड पार्ट जल्दी मिलेगा। आई होप आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें आप ज़रूर आंसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।